हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो भाई हम लोग पढ़ रहे हैं इस्लाम के उदय के बारे में, इस्लाम के आगमन की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने चीज़ें पहले पढ़ा था तो वो था पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कि पैगंबर मोहम्मद साहब किस तरह से उनको अल्लाह का पैगाम मिलता है, उसके बाद में वो अपने फिर उस पैगाम को, उन शिक्षाओं को, उन सिद्धांतों को लोगों तक पहुँचाते हैं। फिर उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा था, किस तरह से वो समाज से हटकर अलग पहाड़ी पर बैठते हैं, वहाँ पे तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, फिर उनको ज्ञान प्राप्त होता है। एक प्रकार से जिब्रील एक व्यक्ति होता है, वो अल्लाह का संदेशवाहक होता है, वो फिर पैगंबर को क्या करता है, अल्लाह का पैगाम सुनाता है। ये फिर उनकी शिक्षाओं के बारे में देखा था, फिर उनके धार्मिक पंथ जो उन्होंने स्थापित किए थे, इस्लाम पंथ चलाया था। फिर चीज़ें देखी थी हमने खिलाफत वंश के बारे में कि मुख्य रूप से क्या हुआ था ना कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी 632 ईस्वी में, तो उसके बाद में कोई भी व्यक्ति जो है ना सीधा एक प्रकार से वैद्य रूप से ये नहीं कह सकता था कि मैं पैगंबर के बाद में अगला खलीफा या अगला ईश्वर का संदेशवाहक बनूंगा, वो इसकी तरह वो नहीं कर सकता था कोई। तो फिर एक मुसलमानों का एक समुदाय बनता है, फिर वो समुदाय जो था ना उम्मा कहलाता था, ठीक है। और उस उम्मा ने एक खिलाफत संस्था बनाई थी, वो खिलाफत संस्था ये निश्चित करती थी कि धार्मिक और राजनीतिक जो राजसत्ता होती है ना, वो किसके हाथ में केंद्रित की जाएगी। तो उसके लिए पद बनाया गया था, वो था खिलाफत। खिलाफत संस्था के द्वारा जो बनाया गया था वो था खलीफा पद। उस खलीफा पद के ऊपर अलग अलग व्यक्तियों ने जो है ना एक प्रकार से कार्य संचालित किया था। 4 खलीफा प्रमुख रूप से हमने देखे थे, ठीक है। जिसमें अबू बकर हो गया, उमर हो गया, अमर हो गया, उस्मान हो गया और अली हो गया, ठीक है, ये चीजें। उसके बाद में हमने चीजें देखी थी, वो था उम्मयद वंश के बारे में। तो खिलाफत संस्था को जो उखाड़ फेंकता है होता है वो है हमारा उम्मयद वंश, ठीक है। उम्मयद वंश ने क्या किया था, उम्मयद वंश में मुख्य रूप से था मुआविया, एक पहला जो व्यक्ति था जो वो राजा बनता है। मुआविया क्या करता है, उम्मयद वंश की स्थापना करता है, ठीक है। ये चीजें हमने देखी थी। इसके अलावा उसमें बहुत सारे काफी राज्य जो राजा हुए थे जो ने कार्य संचालित किया था, ये बातें हो गई, ठीक है। उम्मयद वंश में जो हमें पता होनी चाहिए वो था कि उनका पहला राजा संस्थापक मुआविया था। फिर बातें उनकी कि उन्होंने अपनी राजधानी थी ना वो बनाई थी भाई दमिश्क को। अब जो है ना एक प्रकार से शक्ति संचालित जो है ना परिवर्तित हो जाता है, राजधानी परिवर्तित हो जाएगी, वंश बदल जाएगा, राजा बदल जाएगा। और अब क्या होता है ना कि एक वक्त ऐसा आ जाता है ना कि एक कोई वंश है, कोई राजा है, कोई साम्राज्य है, वो भाई एक समय तक ही जो है ना ताकतवर रह सकता है। एक समय ऐसा आता है जब वो अपने विकास की चरम जो सीमा है ना उसको पार कर चुका होता है। जब कोई साम्राज्य, जब कोई राजा या कोई व्यक्ति जब अपने विकास की एक प्रकार से चरम विकास जो है ना उसको चरम तक पहुंचा चुका होता है ना, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है, ठीक है। तो फिर उम्मयद वंश का यहाँ पे समाप्त हो जाना और एक प्रकार से अब्बासी वंश का यहाँ पे शुरू होना, ये चीजें होती है इस्लाम के अंदर। तो क्या कमी रही होगी, कुछ तो कमी रही होगी उम्मयद वंश के राजाओं में। और उसके बाद में फिर जो अब्बासी वंश के राजा आते हैं वो क्यों हावी हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि अरब प्रायद्वीप वाला क्षेत्र था ना, अरब प्रायद्वीप वाले क्षेत्र में क्या हुआ जैसे कि मैंने एक चीज लिखी है कि अरब लोग थे ना, अरबों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग गया था। क्यों होने लग गया, क्योंकि जनता उनके प्रति जो है एक प्रकार से वो नहीं रही थी, जनता उनकी सुनती नहीं थी, जनता उनके प्रति एक प्रकार से स्वामी भक्ति उनमें नहीं रही थी जनता के अंदर। तो अरब वाले क्षेत्र थे ना, वो लोग एक प्रकार से जनता के प्रति और जनता उनके प्रति तानाशाही हो गई थी, ये बात था। फिर नई क्रांति आती है, नया वंश स्थापित होता है, वो होता है अब्बासी वंश। ये मुख्य रूप से जो स्थापित, ये मुख्य रूप से जैसे 500 वर्षों तक, लगभग ऐसा कहा जाता है कि 500 वर्षों तक अब्बासी वंश रहा था और इसने अपना कार्य जो था ना वो संचालित किया। जैसे 750 से लेके 1258 तक रहता है ये, 750 से लेके 1258। क्या होता है, इससे पहले कौन सा वंश था, उम्मयद वंश था, वो था 661 से लेके 750 तक। उम्मयद वंश का समय क्या है, उम्मयद ये था, ठीक है। ये उम्मयद वंश है ना, ये इससे कुछ समय पहले होता है। 661 से लेके 750 तक का वंश उम्मयद वंश का था, जो हमने कल की क्लास में देखे थे, उनके राजाओं के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में थे। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है अब्बासी क्रांति या फिर अब्बासी वंश के बारे में, उनके राजाओं के बारे में। और उनका समय है 750 से लेके 1258 तक का। तो क्या होता है ना कि एक आंदोलन चलाया जाता है 750 ईस्वी के आसपास में। उस आंदोलन का नाम था दवा आंदोलन।
इस आंदोलन का मतलब क्या था? इस आंदोलन का मतलब ये था कि उम्मयद वंश के राजाओं के जो तानाशाही व्यवस्था थी ना, उनको तो समाप्त कर दिया गया था, और अब जो नया वंश स्थापित हो रहा था, नई विचारधारा उत्पन्न हो रही थी, नए राजा, नई उनकी सोच, नई नीतियां आ रही थी, वो था अब्बासी वंश। तो एक बात है, जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में हम जानते हैं कि 570 में उनका जन्म होता है, ठीक है, और 632 तक वो रहते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का के बारे में जनता उनसे क्यों प्रभावित हुई थी? क्योंकि उनको अल्लाह का पैगाम मिला था, वो एक प्रकार से अल्लाह के संदेश वाहक थे। तो उन्होंने खुद को ईश्वर के साथ जोड़ा था, ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में वो जनता के सामने क्या हुए थे? पेश हुए थे, प्रेजेंट हुए थे। यहाँ पे अब्बासी वंश के बारे में क्या होता है ना कि अब्बासी वंश का जो राजा होता है ना, अबू अब्बास, तो भाई वो जो है ना पैगंबर मोहम्मद साहब का चाचा होता है। एक वो चाचा था अबू तालिब, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब का पालन पोषण किया था, क्योंकि जब पैगंबर मोहम्मद की वो एक माता पिता की डेथ हो जाती है ना, आमिना और अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है, उसके बाद में उनका जो लालन पालन किया जाता है वो उसकी चाचा अबू तालिब के द्वारा किया जाता है, वो चाचा अलग थी। यहाँ पे जो अबू अब्बास चाचा है, मैंने पहले राजा का नाम लिखा है अबू अब्बास। तो अबू अब्बास जो है वो क्या करता है, वो जनता को अपनी बात जो है ना प्रेजेंट करता है, उनको बताता है कि मैं पैगंबर मोहम्मद साहब का चाचा हूँ, मैं उनके एक प्रकार से वंश से संबंधित हूँ, ठीक है। इसका मतलब मैं अल्लाह का पैगाम मुझे भी मिला होगा, क्योंकि मैं पैगंबर मोहम्मद साहब के परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। इसका मतलब ये है कि जो शिक्षा की जो पद्धति है, जो शिक्षा के सिद्धांत है ना, वो पैगंबर मोहम्मद साहब के परिवार के लोगों को ही मिले हैं। तो उन्होंने क्या किया, पैगंबर को अपने नाम के साथ जोड़ा, ईश्वर का नाम अपने साथ जोड़ा, जिससे क्या हुआ, जनता उनको सुन रही है, जनता उनसे प्रभावित हो गई थी। वही बात है ना कि जनता को अगर अपने कंट्रोल में लेना है, और राजनीति को, अगर राजनीति में किसी व्यक्ति को हावी होना है, बढ़ना है, वर्चस्व स्थापित करना है, तो जनता को धर्म को अपने साथ लेके चलो। क्योंकि धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे प्रजा आसानी से आपकी चपेट में और आपकी बातों में आ जाती है। ये बात, इतिहास इस बात का गवाह है। तो यहाँ पे अबू अब्बास ने क्या किया था, जनता को अपनी बातों में कन्विंस किया था, और एक प्रकार से, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि उम्मयद वंश जो है ना, उसके अंतिम राजा था मारवान द्वितीय नाम का राजा था, ठीक है, उम्मयद वंश का अंतिम राजा। तो क्या हो गया था ना, वो कमजोर था, उसकी निर्बल नीतियों के कारण, उसकी कमजोर नीतियों के कारण जनता वैसे उसके खिलाफ विद्रोह कर रही थी, वो वैसे ही कमजोर हो रहे थे, टूटे फूटे कुछ रह गए थे, मतलब टूटा फूटा एक हड्डी रह गई थी, तो किसी रह चुकी होती है ना किसी व्यक्ति, तो वैसे मतलब चल रहा था ना मात्र कहीं। इधर से फिर नया अब्बास जो है ना उत्पन्न हो रहा था, उसकी नीतियां जनता को प्रभावित कर रही थी, वो ज्यादा हावी होता जा रहा था, जनता उसे प्रभावित हो रही थी, ये चीजें होती है। तो ये जो निर्बल के और कमजोर के ऊपर जो एक प्रकार से ताकतवर शक्ति का हावी होना था ना, वो दवा आंदोलन था। इसका मतलब उम्मयद वंश के ऊपर अब्बासी वंश का आ जाना, और मारवान द्वितीय की एक प्रकार से कमजोर नीतियों का विरोध करना, किसके द्वारा? अब्बास के द्वारा, अबू अब्बास के द्वारा। तो ये थी अब्बासी क्रांति, ये था अब्बासी वंश का स्थापना, और किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है अबू अब्बास के द्वारा। अब्बासी वंश की स्थापना की जाती है, कब की जाती है भाई? 750 में की जाती है। पहला जो राजा है 750 से लेकर 754 तक रहता है। एक बात है, समय को मत देखो, कुछ राजा तो ऐसे होते हैं जो कि 50 साल, 60 साल, 90 साल तक सियासत पर बैठे रहते हैं, छोड़ते ही नहीं, चिपके रहते हैं सियासत से। वो जरूरी नहीं होता कि कितने सालों तक राजा गद्दी पे बैठा हुआ है, सियासत से वो जुड़ा हुआ है। जरूरी ये है इतिहास में कि किसी राजा ने अगर 10 साल भी सियासत पर बैठकर और दरबार को संभाला है, परंतु उसकी नीतियों ने इतना जनता को प्रभावित किया है, उसने इतने सुधार किए हैं, विकास के कार्य किए हैं, जिससे आने वाली जनता, आने वाली पीढ़ी का उनके ऊपर गर्व होगा, आने वाला इतिहास उनको याद रखेगा। तो ये जरूरी नहीं होता कितने समय तक, जिसने इसने 4 साल ये एक प्रकार से राजा के पद पे रहा है, 4 साल ये सुल्तान रहा है, परंतु एक नया वंश स्थापित किया इन्होंने, और एक प्रकार से क्या किया था ना, नई क्रांति, नया सुधार लाया था। ये दूसरे राजा है, ये मैंने राजाओं के कालक्रम लिखे, थोड़े बहुत राजाओं के नाम लिखे हैं, सारे राजाओं के नाम याद रखने जरूरी नहीं है, जितने याद हो सके उतने याद कर सकते हो। ये लिखा है, थोड़ा बहुत इधर लिखा है, ठीक है। सबसे पहले जो राजा है कौन है यहाँ पे? अब्बास वंश के पहले राजा है अबू अब्बास, ठीक है। उन्होंने क्या किया है? इस वंश की स्थापना की है। दूसरे राजा का नाम है अल मंसूर। जो अल मंसूर राजा है वो दूसरे नंबर के राजा, उन्होंने भाई एक वंश की स्थापना हो गई, ठीक है, वंश की स्थापना होगी। राजधानी पहले उबयद वंश की क्या थी? दमिश्क थी, ठीक है। अबू अब्बास के समय राजधानी दमिश्क है, परंतु जब अल मंसूर राजा बनता है ना, तब वो नया शहर स्थापित करता है, नई राजधानी बनाता है, और उसका नाम था बगदाद। क्या नाम था? बगदाद उसका नाम था, जो कि इराक में पड़ता है, ठीक है।
ये बात होगी। इसके अलावा कुछ राजाओं के शासन कालों को मैंने लिखा है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ इन चीजों को, ठीक है। देखो, आगे राजा आता है अल महदी। अल महदी का शासन काल है यहाँ पे 775 से लेकर 785 तक अल महदी रहते हैं। उसके बाद में अल हादी है। अल हादी की बात ये है कि 785 से 86 तक 1 साल ही रहता है ये अल हादी, ठीक है। और फिर है हारून अल रशीदी। हारून अल रशीदी के बारे में 2 बातें याद रखना, ज्यादा याद नहीं। हारून अल रशीदी, रसीद, ठीक है, रसीद, कोई भी रसीद, पर्ची वाली रसीद, किसी चीज की, बिजली की रसीद, ठीक है, कुछ सूट लेके आए उसकी रसीद। रसीद के नाम से अब्बासी वंश के इस राजा का नाम है रखना रसीद। कि हारून अल रसीद जो था ना, वो एक ऐसा राजा हुआ था जिसके शासन काल को अब्बासी वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। और स्वर्ण युग का मतलब क्या होता है कि उस राजा के समय में निर्माण कला के बारे में और कथा कला साहित्य के बारे में काफी हमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। इन्होंने काफी संस्थाओं की स्थापना की थी, निर्माण कार्य इन्होंने किए थे, जिसके कारण क्या हुआ था ना कि इनकी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी। एक बात मानो, जब आप अच्छा कार्य करते हो तो निसंदेह आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लोग आपको जानेंगे, आपको सम्मान देंगे, आपकी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट बना के रखेंगे आपके प्रति। और क्या होगा उससे, फिर एक तरफ तो आपको शक्ति प्रतिष्ठा मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, दूसरी तरफ क्या होगा, पैसे में भी बढ़ोतरी होगी, प्रॉफिट भी तो होगा, पैसे भी आते रहेंगे, दरबार का राजकोष से जो है ना वो भरता रहेगा। तो ये बात थी, राजस्व की वृद्धि होती है, शक्ति प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी होती है रशीद के समय में। आगे जो राजा आते हैं हमारे, उनका नाम है भाई अल अमीन। तो अल अमीन जो है 809 से लेकर 813 तक रहते हैं, मुख्य रूप से 5 साल के लिए रहते हैं अल अमीन, ठीक है। फिर अल मामून की बात करें तो अल मामून जो राजा है 813 से 833 तक रहते हैं, 35-20 साल तक रहता है ये व्यक्ति, ठीक है, अल मामून। फिर है अल मुतासिम। मुतासिम की बात करें तो 833 से 842 तक हो गए। अल वथीक हो गए 842 से 847 तक, ये मुख्य राजा हो गई। आगे के जो ये राजा है ना, पितर वितर कुछ नहीं है, इनके नाम अगर याद हो रह सकते हैं तो रख लो, क्योंकि क्या होता है ना, इन समय तक तो राजाओं ने थोड़ा बहुत कुछ काम धंधा किया था, ठीक है, जैसे प्रजा खुश रही। आगे के लास्ट के जो राजा रहते हैं ना, वो एक प्रकार से आलस्य वाले रहते हैं, निर्बल कमजोर, उनकी नीतियां होती है कुछ मतलब उसका वो नहीं होता, इतना नहीं करते, शासन चालित नहीं करते ये। अल मुस्तदी हो गया, अल नासिर हो गया, अल मुस्तसीर हो गया, अल मुत्तकी हो गया, अल ताई हो गया, ये नाम ही ऐसे हैं, इनके काम भी वैसे ही है। ये बात हो गई, ये मुख्य राजा हो गए। ठीक है, लास्ट राजा कौन है, अल ताई अल मुस्तकी, ये मुख्य आलस्य कमजोर शक्तियों वाले थे। और बाद में क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है भाई इनका, कि एक मंगोल आक्रमण होता है, ठीक है, मंगोल आक्रमण होता है, उसका नाम था मंगोलों के नाम से हम एक व्यक्ति का नाम हमारे दिमाग में आ जाता है, उसका नाम है चंगेज खान। तो भाई चंगेज खान ने आक्रमण नहीं किया था कि वो भी मंगोली था, यहाँ पर एक व्यक्ति का आक्रमण होता है, वो थे मंगोल। और मंगोल में कौन आक्रमण करता है, उसका नाम है हलाकू खां। 1258 में हलाकू खान। एक बात जैसे कि ये फर्स्ट की क्लास है ना, तो 3rd ईयर में हम जब मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे ना, मध्यकालीन भारत में वहां पर हम सल्तनत काल को पढ़ेंगे। सल्तनत काल में हम बहुत सारे वंशों को पढ़ेंगे। तो वहां पे एक वंश होगा, जैसे कि तो क्या बोलते हैं, खिलजी वंश हो गया। और खिलजी वंश में जब अलाउद्दीन खिलजी वगैरह को पढ़ेंगे ना, तो वहां पे मंगोल आक्रमण काफी होंगे खिलजी के समय में, ठीक है। और क्या कहते हैं, तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक के बारे में पढ़ेंगे ना, इनके इसमें भी ये आक्रमण होते हैं। तो उनके समय में भी इन्होंने ये हलाकू खान इन्होंने आक्रमण किया था, अपने भारत में भी हलाकू खान ने आक्रमण किया था, ठीक है। ये बात कहाँ की, ये बात है बगदाद की। बगदाद कहाँ है, अरब प्रायद्वीप वाले क्षेत्र में, खाड़ी वाले क्षेत्र में है, ठीक है। दक्षिणी यूरोप और पश्चिमी एशिया के देश है ये, पश्चिमी एशिया के देशों में आते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ये बात हो गई। तो कौन है मंगोल आक्रमणकारी, वो है हलाकू खां। तो हलाकू खां ने 1258 में बगदाद पर आक्रमण किया था, और क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया, सबको खत्म कर दिया। सबको खत्म करने का मतलब राजा को मार दिया और महल के ऊपर कब्जा कर लिया, और क्या कर दिया, अब्बासी वंश को खत्म कर दिया। ये बात हो गई। उसके बाद में हम चीजें जो हमें पढ़नी चाहिए, वो चीजें क्या है, उसके बाद की चीजें वैसे तो पहले पढ़ लेनी चाहिए थी, कि अब्बासी वंश की विशेषताएं थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है, ठीक है। कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होनी चाहिए कि जैसे कि कोई राज्य ये हमने वंश पढ़ा, अब्बासी वंश के बारे में पढ़ा है, तो अब्बासी वंश कहाँ हुआ है, अब्बासी वंश हुआ था बगदाद में, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इस अब्बासी वंश से राजतंत्रवादी व्यवस्था होती है ना,
उसको केंद्रीकरण किया था, राजतंत्रवादी व्यवस्था का क्या किया, केंद्रीकरण किया था और उसको बढ़ावा दिया था। तीसरी बात यहाँ पर ये कि देखो हर राज्य की, हर साम्राज्य की, हर एक प्रकार से वंश की ये विशेषता होती है कि वो अपनी सैन्य व्यवस्था को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। क्योंकि अगर सैन्य व्यवस्था आपकी मजबूत है तो भाई आपका ढांचा मजबूत है, आपका आधार मजबूत है और आप सुरक्षित हो। तो इन्होंने क्या किया था, आवासी लोगों ने अपने सेना का पुनर्गठन किया था, ठीक है। और अपनी जो नौकरशाही व्यवस्था थी ना, नौकरशाही व्यवस्था में क्या होते हैं, हाई स्टैंड वाले जो कर्मचारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो लोग शामिल होते हैं इस नौकरशाही व्यवस्था में। तो इन्होंने अपनी नौकरशाही व्यवस्था की और अपना सैन्य व्यवस्था थी ना, उनका पुनर्गठन किया था। पुनर्गठन करने का मतलब ये था कि जो अब तक चलती आ रही थी परंपरा, बदल दिया था उनको, उसमें बदलाव किया था, ठीक है। कि अब तक जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर बुजुर्ग लोग भी सेना में घुसे हुए हैं, उनको बाहर निकालो, साफ सफाई करो, ठीक है, नई 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 यंग यंग लोगों को लेके आओ। तो ये पुनर्गठन किया था, ठीक है, ये बात हो गई। फिर इसके बाद में जैसे कि इससे पहले वंश कौन है, उम्मीद वंश था, ठीक है। तो उम्मीद वंश के समय में क्या था ना कि अरब जो संस्कृति थी ना, अरब संस्कृति, उसका बोलबाला ज्यादा था और वो लोग ज्यादा तकड़े, वो अपना प्रशस्ति दिखाते थे। अब्बासी वंश के आते आते क्या हो गया था ना कि अरबों का प्रभाव ढीला हो गया था, अरबों का प्रभाव कम हो गया था, ठीक है। अब एक बात मानो कि जब एक गिरा है तो दूसरा उठेगा, एक अगर खुद गिरता जा रहा है तो दूसरा एक प्रकार से, क्योंकि वही बात है ना, कमजोर के सामने ताकतवर अपना वर्चस्व दिखाएगा और ताकतवर उठेगा। फिर तो यहाँ पे अरबों का प्रभाव नीचे गिर गया था और ईरानियों का प्रभाव क्या हो गया था ना, बढ़ गया था, ये बात हुई, ठीक है। और आगे की जो एक बात रह जाती है वो ये रह जाती है कि भाई वो क्या कहते हैं, प्रमुख स्थल कौन से थे, प्रमुख केंद्र कौन से थे इस अब्बासी वंश के। तो हम कह सकते हैं ईरान, तो कह सकते हैं ईरान, इराक, ईरान और खुरासान। प्रमुख केंद्र कौन से थे अब्बासी वंश के? इराक, इराक में ही तो बगदाद है, राजधानी क्या है इनकी, बगदाद, ठीक है। दूसरा केंद्र क्या है, ईरान, ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। और एक शहर है यहाँ पे खुरासान। ये प्रमुख 3 शहर थे अब्बासी वंश के प्रशासनिक व्यवस्था के केंद्र थे ये, ठीक है। तो ये प्रमुख छोटी मोटी विशेषताएं हैं इनकी। और इसके अलावा जैसे कि अब तक के, जैसे कि पैगंबर मोहम्मद साहब हो गए, खिलाफत वंश हो गया, उम्मयद वंश हो गया, फिर आता है हमारा अब्बासी वंश। तो अब तक के चलते आ रहे वंशों में जो स्वर्ण युग जिसको कह सकते हैं, जिन राजाओं के कालों को, तो ये अब्बासी वंश के राजाओं के कालों को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि काफी परिवर्तन किए उन लोगों ने, काफी निर्माण कार्य इन्होंने किए थे, वो चीजें हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा अब्बासी वंश के बारे में, प्रमुख रूप से अबू अब्बास के बारे में देखा था कि अबू अब्बास किस तरह से अपने वंश की एक प्रकार से कमजोर पॉइंट को पकड़ता है और उसके आधार पर जनता को कन्विंस करता है, अपनी बातों में उलझाता है और नए वंश की स्थापना करता है अबू अब्बास, कि मैं पैगंबर मोहम्मद साहब का चाचा हूँ और मैं उनके वंश से संबंधित हूँ और हमारी वंशावली जो है ना, उन्हीं को अल्लाह का पैगाम मिलता आया है और हमें पता है। तो ये बात कहता है, उसके बाद में जनता इनसे कन्विंस हो जाती है और ये नई शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। इसके बाद में कुछ राजाओं के नाम देखे थे, हमें सिर्फ 2-3 राजाओं के नाम पता होने चाहिए। अबू अब्बास जिसने स्थापना की है, तो उसके संस्थापक है। अल मंसूर है, अल मंसूर जो कि राजधानी बनाता है बगदाद को। एक राजा है यहाँ पे अल रशीद का, मैंने बताया था, हारून अल रशीद। वो क्या करता है, उसके समय में निर्माणकारी कार्य ज्यादा हुए थे उसने, जिसके चलते क्या उसको शक्ति प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी मिली थी। ये कुछ राजाओं के नाम हो गए। इसके अलावा कमजोर, लास्ट के कमजोर राजा थे, इसके समय में शक्ति संचालित कुछ नहीं हो सकता था इनसे, और इसका फायदा जो है ना, मंगोल राजा, मंगोल आक्रमणकारियों ने उठाया था, जिसका नाम था हलाकू का। वो यहाँ पर आक्रमण करता है बगदाद में और इसको तहस नहस कर देता है और यहाँ पर क्या करता है, लूट मार कर लेता है। क्योंकि मंगोलों को क्या कहता है, मंगोल मुख्य रूप से कोई अपना साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से आक्रमण नहीं करते थे भाई, उनका मंगोलों का मकसद लूट मार करना ही होता था। वो जितना हो सके धन दौलत जो है इकट्ठा करते थे और लूट के चले जाते थे, फिर वापस आते, फिर लूटते, फिर चले जाते, ये लोग ऐसे थे। ये बात हो गया, ठीक है। ये विशेषता में हम राजधानी का लिख देंगे। अरबों की संस्कृति में उनकी शक्तियों में कमी आती है और ईरानियों का वर्चस्व बढ़ जाता है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासनिक केंद्रों की बात करें, 3 प्रमुख प्रशासनिक केंद्र थे। इसके बाद में सेना और नौकरी व्यवस्था की बात लिख सकते हैं कि उनका पुनर्गठन किया जाता है अब्बासी वंश के बारे में। तो ये टॉपिक रहा हमारा आज की क्लास में बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।